सुबह होने को थी। हल्का हल्का उजाला हो चला था। अनवर चाचा रेलगाड़ी के डिब्बे के भीतर पहुंचे। करण को भी अपनी गोद में लेकर के बैठ गए और परेशान होकर खिड़की से बाहर देखने लगे कि कहीं विश्वनाथ उनका पीछा करता हुआ वहां तो नहीं आ पहुंचा। तभी एक सेठ जी जैसे दिखने वाले सज्जन भी डिब्बे में घुसे। एक सेठ जी जैसे दिखने वाले जो सज्जन थे वो उनके पास वाली सीट पर बैठ गए। तभी करण की आंखें खुली और बोला, मुझे पानी पीना है अनवर चाचा। अब वो वहां पानी कहाँ से लाए? फिर रेलगाड़ी चलने का भी वक्त हो गया था और बाहर विश्वनाथ का भी खतरा था। अनवर चाचा मुसीबत में पड़ गए कि इतने छोटे बच्चे को कैसे समझाएं कि अभी पानी ना मांगे। तभी करण फिर से बोल पड़ा, मेरी माँ कहाँ है? यहाँ होती तो मुझे अभी पानी पिला देती, लेकिन मेरी माँ तो यहाँ है ही नहीं अनवर चाचा। बताइए ना, वो और दीदी हमारे साथ क्यों नहीं आई? करण के सवालों के अनवर चाचा के पास कोई जवाब न थे। कैसे समझाएं बच्चे को? तेरी माँ नहीं रही। रात में तेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आ गया है कि तू अपने से अब बिछड़ चुका है। तब अनवर चाचा ने करण को तसल्ली देते हुए कहा, करण बेटा, रेलगाड़ी चलने वाली है, अगले स्टेशन पर पानी पिला दूंगा। लेकिन करण है कि जिद लेकर बैठ गया है कि पानी बस अभी पीना है। तभी दूसरी सीट पर बैठे हुए सेठ जी ने कहा, महाशय, बच्चे को परेशान मत कीजिए, मेरे पास थर्मस में पानी है, मैं बच्चे को पिला देता हूँ। बहुत शुक्रिया सेठ जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अनवर चाचा बोले। करण ने पानी पिया और शांत हो गया। तभी खिड़की से अनवर चाचा को विश्वनाथ दिखा। अनवर चाचा ने सेठ जी को कहा, सेठ जी, इस बच्चे की हिफाजत अब आपके हाथों में है। ये धर्मवीर और मनोरमा का बेटा है। एक दरिंदा इसकी जान के पीछे पड़ा है और मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं जा रहा हूँ, अगर लौट आया तो ठीक है, नहीं तो आप इस बच्चे को पुलिस में दे दीजिएगा। इस बच्चे को अपने माँ बाप का नाम पता है और इसी शहर में रहते हैं इसके माँ बाप। अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर अनवर चाचा रेलगाड़ी से बाहर आ गए और जानबूझकर विश्वनाथ के सामने पड़कर स्टेशन से दूर भागने लगे ताकि विश्वनाथ करण को न पकड़े। जब वो स्टेशन के बाहर आ गए तब वहीं रुककर विश्वनाथ का इंतजार करने लगे। विश्वनाथ ने अनवर चाचा के पास आकर पूछा, बच्चा कहाँ है? क्यों तुझे बच्चा मंदिर में नहीं मिला? कमीने, झूठ बोलता है, अब देखना मैं तेरा क्या हश्र करतू हूँ। चल चल, जा जा, जब तक वो ऊपर वाले की मेहर मुझ पर है तू मेरा और बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो तेरी ये औकात कुत्ते, मेरे सामने भौंकता है? विश्वनाथ बोला, कम से कम मैं वफादार कुत्ता तो हूँ। तूने तो जिस घर की रोटी खाई उस घर के लोगों को ही काट लिया। ए ज्यादा बकवास मत कर, सीधी तरह बता बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, अनवर चाचा बोले। लगता है तू ऐसे नहीं बताएगा। विश्वनाथ ने ऐसे कहते हुए अनवर चाचा की कॉलर पकड़ ली। तभी वहां खड़े लोग बीच बचाव करने लगे। तभी रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी। अनवर चाचा यही चाहते थे और उन्होंने विश्वनाथ से बहस फिर शुरू कर दी। फिर से उससे उलझ पड़े और वो बहस तब तक करते रहे जब तक कि रेलगाड़ी स्टेशन से रवाना ना हो गई। रेलगाड़ी स्टेशन से रवाना होते ही अनवर चाचा ने कहा कि मैं जा रहा हूं, मेरा पीछा मत करना। विश्वनाथ बोला, लेकिन मैं बच्चे को तो जरूर ढूंढ कर रहूंगा। अनवर चाचा को पता था कि विश्वनाथ उनका जरूर पीछा करेगा, इसीलिए वो भागकर अपने गांव चले गए। गांव में भी उनका कोई नहीं था।
बेगम शादी के 3 साल बाद गुजर गई थी और बच्चे थे नहीं उनके। वो अपनी बेगम को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए दूसरा निकाह नहीं किया। जब बीवी और बच्चे नहीं होते तो रिश्तेदार भी दूर भागते हैं, इसीलिए शहर चले गए। उन्हें वहां धर्मवीर के पिताजी ने अपना ड्राइवर रख लिया। कभी कभी गांव आ जाते थे और घर की साफ सफाई करके चले जाते थे। घर से लगी हुई कुछ जमीन थी जो ऐसे ही सूखी पड़ी थी। गांव आ तो गए, लेकिन मन तो करण में लगा हुआ था। विश्वनाथ भी उनका पीछा करते करते गांव तक पहुंच गया, लेकिन जब उसे वहां करण का कोई नामो निशान ना मिला और अनवर चाचा को भी करण से मिलते ना देखा, तो वो वापस लौट आया। क्योंकि अब बारी थी धर्मवीर के बंगले, फार्म हाउस और बिजनेस पर कब्जा जमाने की, और वो सफल भी हो गया। फिर एक दिन विश्वनाथ के गांव से वापस आने के बाद उधर अनवर चाचा ने फिर से शहर जाने का सोचा, क्योंकि उनका मन धर्मवीर को सारी सच्चाई बताने के लिए फड़फड़ा रहा था। और वो धर्मवीर के पास जेल में पहुंचे। कैसे हो लल्ला? अनवर चाचा ने धर्मवीर से पूछा। आप और यहाँ मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके अपना मुंह दिखाने कैसे चले आए? धर्मवीर गुस्से से बोला। ऐसा न कहो लल्ला, मैं और तुम्हारे साथ विश्वासघात भला कैसे कर सकता हूँ? सालों तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारा नमक खाया है, तुमसे और नमक हरामी, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अनवर चाचा ने कहा। तो करण कहाँ है? और आपने उस रात विश्वनाथ का साथ क्यों दिया? उसकी हाँ में हाँ क्यों मिलाई? तो क्या ये विश्वासघात नहीं था? ना लल्ला ना, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अनवर चाचा बोले। तो बताइए भला, ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी जो आप उस कमीने का साथ दे रहे थे? पता है आपको, मैंने मनोरमा का अंतिम संस्कार इन्हीं हथकड़ी लगे हाथों से किया था। उस दिन मैं कितना रोया। एक ही रात में मेरी सारी दुनिया उजड़ गई। पता नहीं मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब उस कमीने विश्वनाथ का किया कराया है। मैं आपको सारी बात बताता हूँ, उस रात क्या हुआ था। और अनवर चाचा ने उस रात की सारी घटना कह सुनाई। तो क्या मेरी लाज भी मुझसे दूर हो गई? हाँ लल्ला, उस कमीने ने सारे फार्म हाउस को मेरे सामने आग लगाई थी। मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। जरा सब्र से काम लो लल्ला, उसके लिए सजा हम उसे जरूर देंगे। तो आप पहले मेरे करण को ढूंढिए, इस पापी को सजा हम बाद में देंगे। लेकिन उस सेठ का कुछ पता मुझे नहीं है, मैं कैसे मालूम करूं? लेकिन फिर भी आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका जुर्म साबित हो गया तो आपको कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं गवाही दूंगा कि बहू रानी का खून आपने नहीं किया। इधर धर्मवीर का मुकदमा चला, लेकिन जिस दिन अनवर चाचा अपनी गवाही देने वाले थे तो विश्वनाथ ने उन्हें अगवा करवा लिया। अब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया तो विश्वनाथ ने उन्हें छोड़ दिया। धर्मवीर को 15 सालों की सख्त सजा सुनाई गई। अनवर चाचा के हाथ में अब कुछ ना रहा। वो अब जेल में पहुंचे। माफ करना लल्ला, मैं गवाही देने आ नहीं सका, मुझे माफ करना। मुझे पता है उस कमीने विश्वनाथ ने फिर कोई चाल चली होगी। धर्मवीर बोला। हाँ, उसने मुझे अगवा कर लिया था और वो मुझे मार इसीलिए नहीं सकता क्योंकि उसको पता है कि मुझे पता है कि करण कहाँ है। बहुत ही अफसोस है कि मैं ना आ सका। अब कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे भी हो आप करण को ढूंढिए। मैं आपको तो बचा नहीं सका, लेकिन अब करण को ढूंढना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है
और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। ऐसे ही अनवर चाचा और धर्मवीर की मुलाकातें होती रहती। अब अनवर चाचा किसी और के यहाँ ड्राइवर हो गए थे और वो जितने भी पैसे बचाते वो करण को ढूंढने में खर्च कर देते। वो ढूंढ कर थक गए थे लेकिन उन्हें करण कहीं नहीं मिला। इधर सेठ जी ने करण को अपना बेटा बनाकर अपने घर रख लिया क्योंकि उनकी कोई संतान न थी। इसके 2 साल बाद सेठ जी की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। अब सेठ जी का परिवार पूरा हो गया था और इस तरह 5 साल बीत गए। विश्वनाथ ने धर्मवीर का सारा कारोबार, जमीन जायदाद सब अपने कब्जे में कर ली थी। अब वो स्मगलिंग शुरू कर चुका था और काले धंधे करता था। जहां उसने खूबसूरत कैबर डांसर भी रख रखी थी तो उसने कसीनो खोल रखे थे। इन धंधों को संभालने के लिए उसने गुंडों की फौज खड़ी कर रखी थी। एक दिन वो अपने गुंडों के साथ कुछ मीटिंग कर रहा था, तभी उसे एकदम फोन आता है। तो जो उसके काले धंधे हैं उनके लिए उसके गुंडे ने पुलिस को गवाही दी थी। वो जाकर उसको मार देता है। जो माइकल होता है वो कहता है मुझे माफ करना बॉस, फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माइकल बोला, अब हम तुम्हें ऐसी गलती दोबारा करने का मौका ही नहीं देंगे। क्या मतलब आपका बॉस? पीटर शूट हिम। और एकाएक पीटर ने माइकल को जिंदगी का दिया बुझा दिया। देखा, हमसे गद्दारी का यही अंजाम होगा। और इतना कहकर विश्वनाथ अपनी अब विश्वनाथ के पास बहुत बड़ा काले धंधों का कारोबार था और वो वहां से चला गया। विश्वनाथ की मोटर किसी बड़े घर के सामने रुकी। वो मोटर से उतरा और भीतर गया। वहां झूले पर एक औरत अपने पानदान से पान बनाकर खा रही थी। विश्वनाथ ने उससे पूछा, क्यों शकीला बानो, कैसी हो? लड़की का रियाज तो ठीक से चल रहा है ना? जी हजूर, सब आपकी मेहरबानी है, लेकिन इतनी सी बच्ची पर आप इतना जुल्म क्यों उठाते हो? नाच नहीं सीखेगी तो क्या करेगी? अभी उसे अंग्रेजी डांस भी सीखना है तो वो एक अच्छी कैबर डांसर बनेगी। विश्वनाथ बोला, हजूर, वो बच्ची 5 साल से मेरे पास है। मुझे वो अब अपनी बेटी जैसी लगने लगी है, लेकिन आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? शकीला ने पूछा। वो मेरे दुश्मन धर्मवीर की बेटी है। उसे मैंने पूरी जगह छिपा दिया और फोम हाउस में आग लगा दी, जिससे सबको ये लगा कि वो मर चुकी है। फिर मैंने इसे तुम्हें लाकर दे दिया।